हेलो डियर लर्नर्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर फर्स्ट है, सब्जेक्ट का जो पेपर फर्स्ट है, जिसका जो पार्ट ए है थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट की जो फर्स्ट जो यूनिट है पेपर फर्स्ट में, उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। इसमें 1000 क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे, जिनमें आपको एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चन और जो पीवाईक्यू पेपर्स है वो सोल्व करवाए जाएंगे। जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आप अगर सपोर्ट करोगे फर्स्ट वीडियो को, 100 क्वेश्चन आपको आज की क्लास में सोल्व करवाए जाएंगे। प्लीज़ एंड तक बने रहिए। इस क्लास को अच्छा सपोर्ट मिला तो नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपको मतलब टोटल 10 क्लासों में आपके 1000 क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे। तो आज की क्लास में डिस्कस करते हैं पार्ट जो फर्स्ट है इस क्लास का, जिसमें हम 100 क्वेश्चन सोल्व करने वाले। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्यक्ति जिसने वैज्ञानिक प्रबंध का विचार दिया था वह है। तो वह कौन सा व्यक्ति है जिसने वैज्ञानिक प्रबंध का विचार दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा FW टेलर है। इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध का विचार दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो राइटर है वो कौन है? क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है हेनरी फेयोल इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रबंध के मानव संबंध उपागम के प्रवर्तक हैं। जो प्रबंध का मानव संबंध उपागम है, इसके प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो एल्टन मेयो इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध पुस्तक फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई? क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओल्वे शेल्डन, जो है इन्होंने फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट जो पुस्तक है वो लिखी थी। प्रबंध है, तो प्रबंध क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका करेक्ट आंसर होगा प्रबंध एक कला एवं विज्ञान दोनों है। तो प्रबंध को क्या कहा गया है? प्रबंध में कला भी होती है और इसमें विज्ञान भी होती है, क्योंकि कला किसी भी कार्य को करने की जो तरीका होता है उसको कला कहते हैं, और साइंटिफिक तरीके से उस कार्य को करना विज्ञान इसमें शामिल है। तो कला और विज्ञान दोनों इसमें शामिल है एक प्रबंध में। नीति निर्धारण किसकी कार्य विधि का महत्वपूर्ण भाग है? जो नीति निर्धारण है वो किसकी कार्य विधि का महत्वपूर्ण भाग है? तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका करेक्ट आंसर होगा जो नियोजन है, प्लानिंग है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रबंध का नियोजन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जो प्रबंध का जो नियोजन कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका करेक्ट आंसर होगा अभिप्रेरणा के द्वारा, नहीं अभिप्रेरणा इसमें अगर उच्च स्तरीय प्रबंध। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका करेक्ट आंसर होगा उच्च स्तरीय प्रबंध, इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। परिमाणात्मक रूप से व्यक्त की गई योजनाएं कहलाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? परिमाणात्मक रूप से व्यक्त की गई योजना कहलाती है। जो परिमाणात्मक जो रूप से व्यक्त की गई जो योजनाएं हैं वो कहलाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 का करेक्ट आंसर होगा उसको कहते हैं बजट। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा इसका डी, बजट। नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ प्रारंभ होती है? जो नियोजन की जो प्रक्रिया है वो किसके निर्धारण के साथ में प्रारंभ होती है? तो ये लक्ष्य एवं जो उद्देश्य होते हैं इनके द्वारा यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंश नहीं है? तो निर्णय प्रक्रिया के जो अंश है वो कौन सा नहीं है और कौन से? इसमें 3 आपके निर्णय प्रक्रिया के अंश दे रखे हैं, बाकी एक जो है वो इनका अंश नहीं है। निर्णय प्रक्रिया का जो डिसीजन प्रोसेस है इसका अंग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका करेक्ट आंसर होगा सी, उद्देश्य तथा अपेक्षित संसाधनों का निर्धारण ये निर्णय प्रक्रिया का अंश नहीं है। जो समस्या की पहचान है, समस्या का विश्लेषण और वैकल्पिक समाधानों का विकास करना, ये क्या है? निर्णय प्रक्रिया के अंश कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आदेश की एकता सिद्धांत का अर्थ है। जो आदेश की एकता जो सिद्धांत है इसका अर्थ क्या है? क्या कहना चाहता है ये सिद्धांत? क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका आदेश की एकता का जो सिद्धांत है ये कहना चाहता है कि रेखा अधिकारी द्वारा जो निर्देश हैं वो दिए जाने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रबंध का नियोजन संबंधी कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका करेक्ट आंसर होगा उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा संबंधी कार्य किए जाने चाहिए। प्रबंध का नियोजन संबंधी जो कार्य है वो उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा किया जाना चाहिए। नियंत्रण का कार्य इसके बिना नहीं किया जा सकता। तो नियोजन का जो कार्य है वो किसके बिना नहीं किया जाता? ठीक है, किसके बिना नियंत्रण का कार्य अधूरा रहता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका करेक्ट आंसर होगा नियुक्तिकरण जो है, ठीक है, नियुक्तिकरण जो है इसके बिना नहीं किया जा सकता। प्रबंध के नियंत्रण कार्य में समाहित है। जो प्रबंध का जो नियंत्रण कार्य है उसमें क्या क्या समाहित है? क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें क्या है? बजटरी जो नियंत्रण है, बजटीय जो नियंत्रण है वो शामिल होता है प्रबंध के नियंत्रण कार्य में। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, संगठन के क्रियात्मक स्वरूप को सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया? जो संगठन का जो क्रियात्मक स्वरूप है, ठीक है, वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका करेक्ट आंसर होगा टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसके सर्वप्रथम ये विकसित किया गया था। इसका जो क्रियात्मक स्वरूप है वो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध इसका क्रियात्मक स्वरूप द्वारा विकसित किया गया था। संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है? एक जो संगठन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका जो प्राचीनतम स्वरूप है वो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका करेक्ट आंसर होगा जो रेखा संगठन है ये इसका प्राचीनतम स्वरूप है संगठन का।
रेखा तथा स्टाफ संगठन में अधिकार सत्ता किसमें निहित होती है? तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें रेखा तथा स्टाफ संगठन में अधिकार सत्ता किसमें निहित होती है? तो रेखा में इसकी अधिकार सत्ता निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रबंध के समन्वय कार्य का उद्देश्य क्या है? तो एक प्रबंध में जो समन्वय कार्य है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कार्य का जो फंक्शन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका करेक्ट आंसर होगा आपके सामने। विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य बिठाना ही क्या है? समन्वय कार्य का उद्देश्य है। प्रबंध के समन्वय कार्य का जो उद्देश्य है विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य बिठाना, बी ऑप्शन इसका सही होगा। रेखा संगठन का मुख्य लाभ क्या है? तो रेखा संगठन का जो मुख्य लाभ है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका करेक्ट आंसर होगा सरलता। ठीक है, रेखा संगठन का मुख्य जो लाभ है वो है सरलता। अब बात करेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन की। अब बात करेंगे 21 नंबर का जो क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन थोड़ा सा कट हो गया है। क्रियात्मक संगठन का मुख्य लाभ क्या है? तो क्रियात्मक जो संगठन है इसका मुख्य लाभ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा, क्रियात्मक संगठन का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, विशेष सलाह देना इसका मुख्य लाभ है। रेखा संगठन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर, रेखा संगठन क्या कहलाता है? 22 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एक औपचारिक संगठन कहलाता है, रेखा संगठन, क्योंकि इसमें जो चीज़ें सारी होती है औपचारिक संगठन में वो प्री प्लानिंग होती है, पहले से तय होती है कि ये कार्य आगे चल के करना है। तो एक औपचारिक संगठन है। गतिनायक, कार्यमार्ग, लिपिक आदि को किसके संबंध में प्रयुक्त किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है, गतिनायक, कार्यमार्ग, लिपिक आदि को किसके संबंध में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, क्रियात्मक संगठन के रूप में इसको प्रयुक्त किया जाता है। संचार किसी संगठन में प्रवाहित होता है। तो संचार किसी संगठन में प्रवाहित होता है तो किस प्रकार से प्रवाहित होता है? ये दोनों ही प्रकार से प्रवाहित होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, दोनों प्रकार से ये प्रवाहित होता है। ठीक है, जो संचार होता है वो ऊपर से नीचे, उच्च अधिकारियों से निम्न अधिकारियों तक जाता है और निम्न अधिकारियों से कोई भी सलाह होती है, वो सब उच्च शिकायतें होती है वो उच्च अधिकारियों तक जाता है। तो संचार की प्रोसेस दोनों तरफ से, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ चलती रहती है। संचार हो सकता है, तो संचार क्या किस प्रकार से हो सकता है? 25 नंबर का क्वेश्चन है। तो मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से संचार हो सकता है। रिटर्न में भी कम्युनिकेशन किया जा सकता है और वर्बल भी किया जा सकता है। ठीक है, मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से संचार किया जा सकता है। ऊपरीगामी संचार प्रभावित होता है, जो ऊपरीगामी संचार है वो प्रभावित होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका करेक्ट आंसर होगा ऊपरगामी संचार, वो ये नीचे से ऊपर की ओर होता है, ऊपरगामी संचार होता है वो। क्वेश्चन नंबर 27, नियंत्रण कार्य का मुख्य प्रयोजन है। जो नियंत्रण कार्य है उसका मुख्य जो प्रयोजन है वो क्या है? तो उपचारात्मक कार्यवाही करना ही इसका मुख्य कार्य है। इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, नियंत्रण कार्य का प्रमुख प्रयोजन है उपचारात्मक कार्यवाही करना। निम्नलिखित में से किस प्रकार के संगठन में अधीनस्थ को एक से अधिकतम उच्च अधिकारियों के अधीन कार्य करना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, क्रियात्मक जो संगठन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अधिकार सत्ता का भारार्पण संगठन के आकार को करता है। तो संगठन के आकार को क्या करता है? 29 नंबर का क्वेश्चन है। ये संगठन के आकार को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि अधिकार सत्ता का जो भारार्पण है, भारार्पण क्या होता है? कुछ कार्यों को अपने अधीनस्थों को सौंपना, मतलब अपने कार्यों का भार किसी और पे डाल देना। ठीक है, कुछ कार्यों के भार किसी और पे डाल देना। तो ये किसी प्रकार को इफेक्टिव नहीं करता। ठीक है, ये आकार को प्रभावित नहीं करता है, संगठन के आकार पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, बस कार्यों का बंटवारा किया जाता है, इसमें कार्यों के भार को सौंपा जाता है। प्रत्यायोजन प्राय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रत्यायोजन होता है। तो प्रत्यायोजन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, प्रत्यायोजन प्राय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ये अधोगामी होता है। क्वेश्चन नंबर 31 थोड़ा सा कट गया। टेलर द्वारा विकसित क्रियात्मक संगठन का मुख्य जो कमी है निम्न को मान्यता देने में विफल रहना है। तो इसका आंसर जो 32 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आपके सामने सी ऑप्शन, आदेश की एकता का सिद्धांत इसका करेक्ट आंसर होगा। अभिप्रेरणा प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा प्रत्याशा का जो सिद्धांत है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो 33 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा ब्रूम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सिद्धांत XY तथा सिद्धांत Y का प्रतिपादन किसने किया है? तो XY जो सिद्धांत है, जो मोटिवेशनल थ्योरीज हैं, तो इसका प्रतिपादन किसने किया है? 34 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो हर्जबर्ग जो है इनके प्रतिपादक माना जाता है, XY थ्योरी के प्रतिपादक हर्जबर्ग हैं। अभिप्रेरणा की आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो आवश्यकता क्रमबद्धता का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन 35 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा आपके सामने मैस्लो जो है वो आवश्यकता क्रमबद्धता का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था। हर्जबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सा अभिप्रेरक घटक है? जो
हर्ट्जबर्ग का जो सिद्धांत है उसके अनुसार कौन सा अभिप्रेरक घटक है? अभिप्रेरक घटक के बारे में पूछा गया है, तो ये कार्यशील जो दशा होती है वो एक अभिप्रेरक घटक माना गया है। अधिकार सत्ता के भारार्पण की प्रक्रिया में प्रबंधक उत्तरदायित्व है, प्रबंधक का जो उत्तरदायित्व है वो क्या है? 37 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा आपके सामने वो होगा ये घटेगा। ठीक है, भारार्पण की प्रक्रिया में प्रबंधक का जो उत्तरदायित्व है वो घट जाएगा। उत्तरदायित्व को दूसरे लोगों को सौंपा जाता है, वही भारार्पण कहलाता है। सर्वाधिक लोकतांत्रिक संगठन प्रारूप है, जो सर्वाधिक जो लोकतांत्रिक संगठन प्रारूप है उसको क्या कहते हैं? 38 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा वो सीमित प्रारूप जो है ये लोकतांत्रिक संगठन प्रारूप है। फैक्ट्री में धूम्रपान निषेध ये उदाहरण है। जो फैक्ट्री में धूम्रपान निषेध ये लिखा हुआ होता है वो किसका उदाहरण है? ये एक नियम होता है, ठीक है, कि फैक्ट्री में धूम्रपान करना वर्जित है। वैकल्पिक कार्यपथों की जांच का कार्य किसके अंतर्गत आता है? जो वैकल्पिक कार्यपथों की जो जांच का जो कार्य किसके अंतर्गत आता है? तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा नियोजन। ठीक है, प्लानिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। सत्ता का भारार्पण अधीनस्थ की किस बात पर निर्भर है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे 41 नंबर में पूछा गया सत्ता का भारार्पण अधीनस्थ की किस बात पर निर्भर करता है? तो ये योग्य एवं संभावना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब बात करेंगे 42 नंबर का क्वेश्चन। रेखा स्टाफ संगठन में स्टाफ की भूमिका है। रेखा स्टाफ संगठन में स्टाफ की जो भूमिका है वो क्या पूछा गया है कि स्टाफ की जो भूमिका होती है वो क्या होती है? तो 42 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा सलाहकारी जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समता सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी। जब कब नहीं मिलेगी? 43 नंबर का क्वेश्चन है। पुरस्कार अपेक्षा से कम हो तो ये सिद्धांत में कर्मचारियों को अभिप्रेरणा इसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि अभिप्रेरणा तब मिलेगी जब उनके अनुसार, ठीक है, उनके अनुसार कार्य किया जाएगा, उनको पुरस्कार दिया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा, तब वो जाके मोटिवेट होंगे। लेकिन उनकी अपेक्षा से ही कम आप उनको पुरस्कार दे रहे हो तो उसमें उनके साथ में मोटिवेशन का कनेक्शन नहीं बनेगा, वो मोटिवेट नहीं होंगे, इसके बजाय वो डिमोटिवेट होंगे, वो कार्य के प्रति वो उनके डिमोटिवेशन की भावना उत्पन्न होगी। अधिकार का विकेंद्रीकरण निम्न में से किसके द्वारा संभव है? जो अधिकार सत्ता का विकेंद्रीकरण निम्न में से किसके द्वारा संभव है? तो 44 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा प्रतिनिधियान द्वारा ये संभव हो पाएगा। विकेंद्रीकरण निम्न में से विकेंद्रीकरण किसके द्वारा संभव हो पाएगा? प्रतिनिधियान द्वारा। भविष्य में क्या करना है उसे पहले से ही निर्णय कर लेना कहलाता है। तो ये सिंपल सी है कि जो हम कोई भी कार्य करते हैं उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? नियोजन, प्लानिंग होगी। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले ही भविष्य के बारे में जो तैयारियां की जाती है उसको नियोजन कहा जाता है। मार्गदर्शक सिद्धांत जिनकी सहायता से प्रबंधक निर्णय करते हैं को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर होगा आपके सामने नीतियां, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से आवश्यकताओं की संतुष्टि को अभिप्रेरण के साथ जोड़ा था। तो 47 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपके सामने एच मास्लो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का। अंगूरी लता एक प्रकार का है। तो अंगूरी लता आपने देखा होगा औपचारिक अनौपचारिक जो संगठन होता है उसको ही अंगूरी लता संप्रेषण कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, अंगूरी लता एक प्रकार का है। तो अंगूरी लता संप्रेषण में आपने देखा होगा कि एक अनौपचारिक संप्रेषण होता है। अंगूरी लता संप्रेषण एक अनौपचारिक संप्रेषण का प्रकार है। एक कार्यदल के गठन का उद्देश्य होता है। तो एक कार्यदल के गठन का जो उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है? तो समन्वय हेतु ये एक संगठन को गठन का उद्देश्य होता है, समन्वय करने के लिए कार्यदल का गठन का उद्देश्य होता है। निर्णय का आशय होता है। तो निर्णय का जो आशय है वो क्या होता है? निर्णय के द्वारा, इसका करेक्ट आंसर होगा 50 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा आपके सामने डी ऑप्शन। एक समस्या के समाधान हेतु श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही एक निर्णय कहलाता है, कि आप जो विकल्प जो सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें ऐसा विकल्प सेलेक्ट करना जो क्या होता है? उचित होता है, श्रेष्ठ होता है। सभी विकल्पों में से एक श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही निर्णय कहलाता है, निर्णय का आशय कहलाता है। 51 नंबर का क्वेश्चन है, अंगूरी लता संप्रेषण का निम्न में से कहाँ प्रयोग किया जाता है? जो अंगूरी लता संप्रेषण है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अनौपचारिक संगठन में। ऐसा संगठन जिसमें कुछ भी पहले से प्री प्लान नहीं होता, ठीक है, आपने एक ग्रुप बना के बैठ के वहाँ पे कोई डिस्कशन किया, उसी प्रोजेक्ट पे आप काम करना शुरू कर दिए, ठीक है। उस डिस्कशन मतलब एक फ्रेंड जोन में रह के या फिर ऐसे कुछ प्री प्लानिंग ना हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अनौपचारिक संगठन। अब बात करेंगे 52 नंबर का जो क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा कार्य शीर्ष प्रबंध का है? जो शीर्ष प्रबंध का जो कार्य है उसे क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शीर्ष प्रबंध का है? शीर्ष प्रबंध का जो कार्य है वो है व्यय रचना का आयोजन तथा नियंत्रण करना। एक नेतृत्व पद्धति जिसके अंतर्गत निर्णय सामान्य सहमति के द्वारा लिए जाते हैं कहलाता है। तो 54 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक नेतृत्व पद्धति जिसके अंतर्गत निर्णय सामान्य सहमति के द्वारा लिए जाते हैं कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गणतंत्रात्मक जो निर्णय है वो कहलाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एक संगठन में निर्णय वृक्ष है। तो 55 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा कर्मचारियों का कार्यभार कम करता है। प्रबंध के जेड सिद्धांत का विकास किसने किया? तो प्रबंध का जो जेड सिद्धांत है उसका जो विकास है वो किसने किया था? विलियम जी ओची ने इसका प्रतिपादन किया था, विकास किया था। ब्लैक मोंटन की प्रबंधकीय ग्रेड की विचारधारा के संदर्भ में उत्पादन उन्मुख नेता वह है जो अपनाता है। तो 9:1 की जो शैली है इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंश नहीं है? तो 58 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा उद्देश्य तथा अपेक्षित। निम्नलिखित नेतृत्व शैलियों में से कौन सी शैली वर्तमान में सामान्यतः पाई जाती है? तो बी ऑप्शन जनतांत्रिक जो शैली है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। गाजर और छड़ी तकनीक का प्रयोग होता है। तो 60 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा अभिप्रेरित करने में इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन ज्ञान एवं कुशलता का विकास करना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 62 जब प्रबंधक केवल उन्हीं घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जहाँ परिणाम सामान्य से अत्यधिक भिन्न होते हैं कहलाता है। तो 62 नंबर का करेक्ट आंसर होगा अपवाद द्वारा प्रबंध इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 मास्लो की आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत के द्वारा। जो क्वेश्चन नंबर 63 है मास्लो की आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत के अनुसार करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में 63 में? तो ये एक असंतुष्ट आवश्यकता व्यवहार की अभिप्रेरक है। जो मास्लो की जो आवश्यक पद सोपान सिद्धांत है वो एक असंतुष्ट आवश्यकता व्यवहार की अभिप्रेरक है। क्वेश्चन नंबर 64 किसी व्यक्ति की जो वह है उससे अधिक बनने की इच्छा तथा जो वह हो सकता है वही बनने की इच्छा मास्लो के अभिप्रेरण सिद्धांत में से कौन सी आवश्यकता के तहत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर होगा आत्मपूर्ति की आवश्यकता। इसका करेक्ट आंसर होगा। अभिप्रेरण के प्रत्याशा आकांक्षा सिद्धांत के अंतर्गत अभिप्रेरणा में वृद्धि कब होती है? तो 65 नंबर का क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा जो संयोजकता है वो बढ़ने पर इसकी जो आकांक्षा अभिप्रेरणा प्रत्याशा की आकांक्षा सिद्धांत के अंदर अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है संयोजकता बढ़ने पर। विकेंद्रीकरण है। तो विकेंद्रीकरण के बारे में पूछा है कि विकेंद्रीकरण क्या है? तो अधीनस्थों के महत्व को बढ़ाता है। विकेंद्रीकरण क्या करता है? जो अधीनस्थ होते हैं उनकी जो महत्व को वो बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है एक अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए और वह उसके प्रति ही उत्तरदायी होना चाहिए, यह सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत क्या कहता है? 67 नंबर का क्वेश्चन है कि एक अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए और वह उसके प्रति ही उत्तरदायी होना चाहिए, यह सिद्धांत कहलाता है आदेश की एकता का सिद्धांत। कि एक ही व्यक्ति से उसे आदेश मिलना चाहिए, उसी आदेश की उस व्यक्ति को पालना करनी चाहिए। तो यह आदेश की एकता का सिद्धांत कहलाता है। अपवाद द्वारा प्रबंध का आशय है क्या है? तो 68 नंबर का जो क्वेश्चन है अपवाद द्वारा प्रबंध का आशय है यह शीर्ष प्रबंध को केवल महत्वपूर्ण समस्याओं की निगरानी करनी चाहिए। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नियंत्रण का विस्तार संकुचित होगा जब नियंत्रण का विस्तार कब संकुचित होगा? 69 नंबर का क्वेश्चन है मध्यम प्रबंध के पदों में वृद्धि होगी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा मध्यम प्रबंध के पदों में वृद्धि होगी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सत्ता का भारार्पण प्रभावित होता है जब कब एक सत्ता का भारार्पण प्रभावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है उपक्रम का व्यवसाय विभिन्न शाखाओं द्वारा होता है, नहीं गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 70 नंबर का क्वेश्चन होगा उत्तरदायित्व का भारार्पण हो। तो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 नंबर के क्वेश्चन का। एक वृत्त संगठन अनिवार्य रूप से प्रदान करता है। तो एक वृत्त संगठन है वो अनिवार्य रूप से क्या प्रदान करता है? अच्छा नियंत्रण तथा समन्वय। ठीक है, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन ये प्रोवाइड करता है।
एक संगठन चित्र चार्ट प्रदर्शित करता है। एक संगठन का जो चित्र है, चार्ट है, वो क्या प्रदर्शित करता है? 72 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा प्रबंधकों तथा अधीनस्थों के बीच जो संबंध होता है उसको प्रदर्शित करता है। संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उच्च प्रबंध के स्तर पर आवश्यक कुशलता की प्रकृति होती है। तो 73 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कूट रचनात्मक पद्धति तथा नेतृत्व क्षमता इसका करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक संगठनों में विशिष्टीकरण की प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो 74 नंबर का क्वेश्चन है आधुनिक तकनीकी की जटिलता तथा विशिष्ट कुशलता की आवश्यकता इसका करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर का उद्देश्य द्वारा प्रबंध की सफलता के लिए अनिवार्य तत्व है। 75 नंबर का क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर होगा उच्च प्रबंध की वचनबद्धता तथा समर्थन इसका करेक्ट आंसर होगा। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की सफलता के लिए एक अनिवार्य तत्व है। तो क्या एक अनिवार्य तत्व है? 75 नंबर के क्वेश्चन में ए उच्चस्त प्रबंध की वचनबद्धता का तथा समर्थन। निर्णय करने में सृजनात्मकता को एक अनिवार्य लक्षण माना जाता है क्योंकि सृजनात्मकता आवश्यक होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 76 है इसका करेक्ट आंसर होगा निर्णयों को कार्यान्वित करने में। आधुनिक संगठन सिद्धांत में यह आधारभूत दृष्टिकोण है कि एक उपयुक्त संगठन वह है जो कि, तो एक उपयुक्त संगठन की डेफिनेशन क्या है कि कौन सा संगठन एक उपयुक्त संगठन है? तो आंतरिक स्थिति तथा बाह्य पर्यावरण के अनुरूप एक संगठन जब बनाया जाता है तो वो एक उपयुक्त संगठन माना जाता है। तो 77 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 77 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम 78 नंबर के क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन क्लास अच्छी लग रही है तो अच्छा रिस्पॉन्स करना इस क्लास को ताकि और भी वीडियो लाए जाएँ। और जो मैंने ये ब्लैक मार्क कर रखा है तो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस लगा रखे थे जो मैंने हटा दिए हैं। हटा दिए इसलिए कि आपको भी क्वेश्चन पढ़ने का और जो आंसर है वो देना आना चाहिए या फिर आप पोज करके आंसर दे सकें। इस प्रकार से मैंने इनको हाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 78 है उत्तरदायित्व के प्रतिनिधियान के बारे में अलग अलग विचार हैं, इनमें से सही विचार हैं। तो इसमें उत्तरदायित्व के प्रतिनिधियान के बारे में जो थॉट है वो पूछा गया है कि क्या इसका सही आंसर होगा 78 नंबर का। तो यहाँ पे जो बता रखा है उत्तरदायित्व के प्रतिनिधियान के बारे में अलग अलग विचार है तो इसका प्रतिनिधियान नहीं किया जा सकता। ठीक है। प्रबंध के नियंत्रण कार्य का आशय क्या है? जो प्रबंध का जो नियंत्रण कार्य है, कंट्रोलिंग का जो कार्य है उसका क्या आशय है? 79 नंबर के क्वेश्चन का सी, यह सुधारात्मक कार्यवाही करना है। कार्यवाही करना इसका करेक्ट आंसर है। अधिकार सत्ता के प्रत्यायोजन का आशय क्या है? जो अधिकार सत्ता है इसके प्रत्यायोजन का आशय क्या है? तो 80 नंबर की जो क्वेश्चन है ये अधिकार सत्ता तथा उत्तरदायी दोनों का प्रत्यायोजन करता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रबंधक के बजटीय बिक्री के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विपणन प्रबंधक को एक सत्ता का भारार्पण किया। कम बिक्री के लिए निदेशक मंडल के प्रति कौन उत्तरदायी है? तो 81 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, यह वित्तीय प्रबंधक इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है रेखा तथा स्टाफ संगठन में स्टाफ का कार्य है। तो रेखा तथा स्टाफ संगठन में रेखा का कार्य जो है वो क्या है? तो इसका जो 82 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, रेखा को सलाह देना। रेखा तथा स्टाफ संगठन में स्टाफ का जो कार्य है वो रेखा को सलाह देना इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रभावी निर्देशन के आदेश की एकता का आशय है क्या है? 83 नंबर का क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, अधीनस्थ सिर्फ एक ही अधिकारी के प्रति में उत्तरदायी होने चाहिए। क्रियात्मक संगठन में 84 नंबर का क्वेश्चन है क्रियात्मक संगठन में इसका करेक्ट आंसर पूछा गया है क्या है? क्रियात्मक संगठन में इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है कि क्रियात्मक संगठन में संगठन अंतर्निहित कार्यों के प्रकार के अनुसार विभाजित होते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन ही। अब क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं रेखा संगठन में। तो आपको रेखा संगठन, क्रियात्मक संगठन, स्टाफ और रेखा तथा स्टाफ इन सब की मीनिंग के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे जो करेक्ट मीनिंग है वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो रेखा संगठन में क्या होता है इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे यह संगठन किसी कार्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित कौशल के अनुसार विभाजित होते हैं। गलत। संगठन अंतर्निहित कार्यों के प्रकार के अनुसार विभाजित होते हैं, ये भी नहीं है। अधिकार सत्ता तथा प्रवाह लंबवत रूप से शीर्ष से नीचे की ओर होता है। तो सी ऑप्शन इसका रेखा संगठन का सही होगा कि अधिकार सत्ता का प्रवाह लंबवत रूप से शीर्ष से मतलब ऊपर से नीचे की ओर होता है। प्रबंध क्वेश्चन नंबर 86 है प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना तथा
योजना बनाना, संगठित करना, आदेश करना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना। उपरोक्त कथन किसका है? यहाँ पे ये डेफिनेशन दे रखी है, ये कथन किसने कहा है, पूछा है। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर होगा, ये कथन कहा है हेनरी फोर्ड ने कहा है कि प्रबंध से पूर्वानुमान लगाना है, योजना बनाना है, संगठित करना है, आदेश करना है, समन्वय करना है और नियंत्रण करना है। उपरोक्त कथन हेनरी फोर्ड ने कहा है। निम्नलिखित प्रबंधकीय कार्यों में से कौन से कार्य निकटतम रूप से संबंधित है? तो 87 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा नियोजन और संगठन, इसका करेक्ट आंसर होगा। हेनरी फ्योल जाने जाते हैं 88 नंबर के क्वेश्चन में, तो ये प्रबंध के सिद्धांतों के लिए हेनरी फ्योल को जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, औपचारिक समूह के माध्यम से तथा उसके कार्य संपादित करने की कला ही प्रबंध है, यह परिभाषा दी है। 89 नंबर का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा हेरोल्ड कुंटज ने यह परिभाषा दी है। 89 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। प्रशासन और प्रबंधन के बीच अंतर है, तो 90 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा प्रशासन मुख्यतः निर्धारणात्मक है जबकि प्रबंध आवश्यक रूप से क्रियात्मक है। 91 नंबर का क्वेश्चन है, वह विशिष्ट प्रकार की योजना जो प्रतिस्पर्धियों की चुनौती का सामना करने के लिए बनाई जाती है कहलाती है। वह विशिष्ट प्रकार की योजना जो प्रतिस्पर्धियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाई जाती कहलाती है। तो 91 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा व्यूहरचना। व्यूहरचना क्या होगा, पूछा क्या गया है, प्रतिस्पर्धियों की चुनौतियों की सामना करने के लिए बनाई जाती है, तो क्या बनाई जाती है, एक व्यूहरचना बनाई जाती है पहले से, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रबंध का प्रणालीगत उपागम संबंधित है निम्न में से, तो करेक्ट आंसर 92 नंबर के क्वेश्चन का प्रबंध सूचना प्रणाली इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या पूछा गया है, प्रणालीगत उपागम पूछा है यहाँ पे, तो प्रबंध सूचना प्रणाली इसका करेक्ट आंसर होगा 92 नंबर का क्वेश्चन। अब बात करेंगे 93 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। किसी संगठन में प्रबंध के निम्नलिखित कार्यों, 93 नंबर का क्वेश्चन है, किसी संगठन में प्रबंध के निम्नलिखित कार्यों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो आपके जो प्रबंध के कार्य हैं, प्रबंध किसी संगठन के जो प्रबंध है उसमें जो कार्य हैं उनको किस प्रकार से स्टार्टिंग में कौन सा आता है और बाद में कौन सा आता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, यहाँ पे आयोजन किया जाता है, फिर संगठन किया जाता है, फिर अभिप्रेरणा दिया जाता है और फिर नियंत्रण किया जाता है। तो आयोजन, संगठन, अभिप्रेरणा और नियंत्रण, ये इसकी अनुक्रम है वो सही है। किसी संगठन में प्रबंध निम्नलिखित कार्यों के द्वारा का सही अनुक्रम है आयोजन, संगठन, अभिप्रेरणा और नियंत्रण, इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा। उद्योग, व्यापार, कार्यालय, पूजा स्थल एवं शिक्षण संस्थानों में जिसे योग्य की अपेक्षा की जाती है वह क्या है। तो 94 नंबर का क्वेश्चन है, उसकी करेक्ट आंसर होगा जो प्रबंधकीय योग्यता होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उद्योग, व्यापार, कार्यालय, पूजा स्थल एवं शिक्षण संस्थानों में जिस योग्यता की अपेक्षा की जाती है वह है प्रबंधकीय योग्यता। प्रबंधकों को मालिक एवं प्रतिनिधित्वों को नौकर मानने की धारणा अब हो गई है। तो 95 नंबर का क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर होगा पुरानी एवं अप्रासंगिक हो गई है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रबंध अन्य लोगों से कार्य कराने की कला है, यह युक्ति है। तो प्रबंध जो है वो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की एक कला है, तो यह है सर्वाधिक लोकप्रिय जो है वो युक्ति है। 97 नंबर का क्वेश्चन है, प्रबंध को 3 अर्थों आर्थिक संसाधन के रूप में, अधिकार सत्ता प्रणाली के रूप में एवं वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसका करेक्ट आंसर 97 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका हॉर्विसन मायर्स ने यह कहा था के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये हॉर्विसन मायर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रोफेसर थियो हेमन के अनुसार प्रबंध के 3 अर्थों में शामिल नहीं है। जो प्रबंध के 3 अर्थ हैं उनमें शामिल कौन सा नहीं है वो 98 क्वेश्चन में आपको बताना है। आर्थिक संसाधनों के रूप में प्रबंध, ये ही गलत है और बाकी सही है। संज्ञा के रूप में प्रबंध, विद्या के रूप में प्रबंध और प्रक्रिया के रूप में प्रबंध, ये करेक्ट आंसर है। बाकी ए ऑप्शन इसका गलत है, तो यहाँ पे शामिल नहीं है, वही आपसे पूछा है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रबंध के सरलीकृत रूप में समझने की दृष्टि से जो अर्थ सर्वाधिक लोकप्रिय है वह है। प्रबंध को समझने के लिए जो सबसे अच्छा जो मीन है इनमें वो आपको सेलेक्ट करना है कि जिससे अच्छे से प्रबंध डिफाइन हो रहा हो। तो संज्ञा के रूप में प्रबंध, प्रक्रिया के रूप में, विधा के रूप में और वर्ग के रूप में प्रबंध। तो इसमें करेक्ट आंसर 99 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा प्रबंध एक प्रक्रिया है। ठीक है।
करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन होगा। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंध से विवर्गीय प्रशासन है, यह परिभाषा दी है। तो यहाँ पे पूछा है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो आपसे डेफिनेशन जरूर से पूछा जाएगा। अगर आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का है, जो आपका सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसमें आप डेफिनेशन का भी ध्यान रखें कि कौन सी डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंध के सेविवर्गीय प्रशासन, ये परिभाषा जो दी थी। 100 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा लॉरेंस ए एप्ले की ये परिभाषा दी हुई है। संगठन संसाधनों में मानवीय संसाधन का मानवीय तत्व सर्वाधिक है। तो 101 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, संगठनात्मक संसाधनों में मानवीय संसाधन या मानवीय तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 100 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए, 101 क्वेश्चन आपको करवा दिया है। बाकी के जो 12 क्वेश्चन है वो भी मैं कवर करवा देती हूँ, ताकि नेक्स्ट जो क्लास है वो आपकी 113 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार से ये सीरीज़ 1000 क्वेश्चन की चलेगी। आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे फर्स्ट क्लास को, तभी ये सीरीज़ लाई जाएगी, अदरवाइज स्टॉप कर दी जाएगी। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आरपीएससी के द्वारा पूछे जाएंगे। इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो PYQ हैं, ठीक है, पिछली वाली वैकेंसी से सीधे उठाए गए हैं। तो अर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमि श्रम पूंजी की भांति प्रबंध भी है एक है। तो 102 नंबर का क्वेश्चन है, यह है प्रबंध भी एक साधन है। समाजशास्त्रीय विचारधारा के अनुसार प्रबंध एक 103 नंबर का क्वेश्चन है, तो प्रबंध एक वर्ग एवं प्रस्थित प्रणाली है। प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ तथा उसके द्वारा काम कराने की कला है, ये अवधारणा है। तो 104 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा हेराल्ड कुंटज की एक अवधारणा है। हम मोटरें, हवाई जहाज, फ्रिज, रेडियो, जूते के फीते नहीं बनाते, हम बनाते हैं मनुष्य, और मनुष्य इन वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इस कथन से स्पष्ट होता है कि प्रबंध क्या है। प्रबंध मनुष्यों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 106 प्रबंध प्रक्रिया में सम्मिलित चरणों की संख्या है। जो प्रबंध प्रक्रिया है उसके जो चरण है उसमें कितनी प्रक्रियाएं सम्मिलित है। तो 106 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा इसकी 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। प्रबंध प्रक्रिया के 3 चरणों में सम्मिलित नहीं है, तो इसकी प्रक्रिया में जो शामिल नहीं है, प्रबंध की जो प्रक्रिया है उसके जो 3 चरण होते हैं। 107 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन, इसमें शामिल है। इसमें नियोजन, क्रियान्वयन एंड नियंत्रण ये सभी शामिल है, लेकिन जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, वो प्रबंध की प्रक्रिया के जो 3 चरण है उनमें शामिल नहीं है। बाकी नियोजन शामिल है, क्रियान्वयन शामिल है और नियंत्रण शामिल है। क्रियान्वयन रूपी चरण में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर होगा डी। इसमें जो कर्मचारियों का चयन है वो भी शामिल है, चरण में शामिल है, उनका प्रशिक्षण भी शामिल है और निर्देशन एंड अभिप्रेरणा भी शामिल है। वैज्ञानिक प्रबंध का जो जनक है वो कौन है। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जो जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर है वो फेडरिक F.W. टेलर इसके करेक्ट आंसर हो गए। फेडरिक W. टेलर, F.W. टेलर इसका करेक्ट आंसर होगा। 109 का करेक्ट आंसर ए होगा। प्रबंध के 14 सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं। तो 110 नंबर का जो क्वेश्चन है, हेनरी फेवल जो 14 सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं, आपको उन 14 सिद्धांतों को भी याद करना है, क्योंकि उनसे भी आपको से करीब 3 से 4 सिद्धांतों के बारे में पूछ लिया जाएगा। फिर फेवल के 14 सिद्धांतों के महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जो फेवल के जो प्रबंध के जो 14 सिद्धांत दिए उनमें जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो कौन से को माना गया है। तो यहाँ पे देखो केंद्रीकरण दे रखा है, श्रेणी श्रृंखला दे रखी है, आदेश की एकता दे रखी है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट, सभी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। फेवल के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। तो प्रबंध के जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं, आपको इनमें से बताने हैं। उपयुक्त सभी हैं या इनमें से सेलेक्ट कीजिए कौन सा प्रबंध के फेवल के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 112 का जो करेक्ट आंसर होगा योजना बनाना भी है इसका। फेवल के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं, योजना बनाना है, संगठन करना है, निर्देश करना है, समन्वय करना है, नियंत्रण करना है। तो उपयुक्त सभी इसके करेक्ट आंसर होंगे। तो एफ इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रबंध का कार्य नियंत्रण करना नहीं, ये प्रबंध के अनुसार फेवल के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं, तो ये कार्य नहीं है, ओनली नियंत्रण करना ये एक प्रबंध का कार्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए 112 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चन और नेक्स्ट, तो कम टोटल मिला के हमारे पास में क्वेश्चन हो जाएंगे 200। तो अगर आप इस क्लास को अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तभी ये नेक्स्ट क्लास लाई जाएगी। और जो बीच में मैंने यहाँ पे ब्लर कर रखा है, ठीक है, मिटा रखा है पेन का यूज़ करके,
तो वो ये आपकी सहूलियत के लिए ही कि आपको आंसर अगर स्क्रीन पे दिखेंगे, क्योंकि मैंने आंसर यहाँ पे लगा रखे थे। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान ये यूज़ किया था, तो मुझे लगा आपके साथ में ये काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप किसी भी पीएचडी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए भी आपकी अगर सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है और आपके जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में इंक्लूड है, तो इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपके पीएचडी एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। और ये क्लास आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट, जहाँ भी आपका जो ये सब्जेक्ट इंक्लूड है, ठीक है, सिलेबस है, उसमें फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चर, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, जो भी वैकेंसी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, वो सभी अपने स्कूल लेक्चर या फिर कॉलेज लेक्चर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये क्लास उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की क्लास में हमने अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करोगे इस क्लास को, तो नेक्स्ट क्लास जरूर से लाई जाएगी। तो वेट कीजिए थोड़ा सा और अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए। 1K व्यूज़ आने चाहिए इस क्लास में, और अच्छे से लाइक शेयर कीजिए ताकि सभी को इस क्लास का फ़ायदा मिल सके और मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डू सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।